Hello friends, welcome back. Today we are going to solve question number 15th class 12th accounts chapter number 2 final account. हमने इसके पहले वाले वीडियोस के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 तक सब कुछ देख लिया है. आज 15th क्वेश्चन देखने वाले हैं. साथ में आपको सबको बताना चाहता हूँ कि अब तक जो मैंने वीडियो अपलोड किए इस चैप्टर के रिगार्डिंग, अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो पहले देख लीजिए. और आई वांट टू नो दैट कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, उसमें से आपको थोड़ा भी आपको मदद मिला है अपने स्टडी के अंदर. देन आई वांट टू नो कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो में से कुछ सीख रहे हैं. हर बार डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन के अंदर मेरा कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है, कुछ पिन कमेंट होता है या तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कुछ डिटेल में देता हूँ. एक बार आप ज़रूर जाके चेक करना उसमें, और आपको कुछ ना कुछ उसमें न्यू मिलेगा. मेरा प्लान है कि कंप्लीट जैसे मैं अपडेशन देता रहता हूँ, हर बार एक नया क्वेश्चन के साथ आता हूँ, वैसे ही मैं पूरा जितना भी क्लास 12th का अकाउंट्स है उसको मैं कंप्लीट करूँ, आपके साथ हमेशा रहूँ. आगे ज़्यादा बात ना करके क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं. 15th क्वेश्चन सेज दैट विद कंसिडरेशन ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस शीट. यहाँ पे दो पार्टनर है, हर्ष एंड यशा. ठीक है, 15th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. हर्ष एंड यशा दो पार्टनर है. फाइनल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है. यहाँ पे दिया क्या हुआ है, तो भाई आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है एंड साथ में एडजस्टमेंट गिवन है. नाउ एडजस्टमेंट कितनी है आपको पता है, आपने देख ली. आई वॉन्ट टू नो कि ये एडजस्टमेंट की जो आपको नंबर ऑफ एडजस्टमेंट कितने हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना भी है. और ये एडजस्टमेंट जब हम करेंगे तो इसमें से डिफिकल्ट एडजस्टमेंट आपको कौन से लग रही है, डिफिकल्ट एंट्री आपको कौन से लग रही है, ये आप मुझे जरूर बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर. सो फर्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं अपन. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 10,000 आउट ऑफ विच 50% हैज नो मार्केट वैल्यू. अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है 10,000 का. कितने का क्लोजिंग स्टॉक है? 10,000 का. अगर उसका 50% कर देंगे तो वैल्यू अपने पास आ जाएगी 5,000. ये 5,000 की कोई मार्केट वैल्यू है ही नहीं. जब मार्केट वैल्यू नहीं है इसका मतलब कि इसका कोई अभी वैल्यू बचा नहीं, मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया. मतलब हमारे पास अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है ओनली 5,000, जो रिमेनिंग है वो मैंने -5,000 कर दिया. तो हम इसकी एंट्री कहाँ लिखेंगे, तो देखो एडजस्टमेंट में अगर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है तो दो जगह एंट्री की जाती है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और एक बैलेंस शीट के अंदर. तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एंट्री कर देते हैं पहले. तो ट्रेडिंग अकाउंट में अपन किस साइड एंट्री करते हैं, तो अपन क्रेडिट साइड एंट्री कर देते हैं. इट मीन्स बाई जहां लिखते हैं उस साइड क्लोजिंग स्टॉक. ये क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 5,000. नेक्स्ट कहाँ एंट्री आएगी इसकी, तो भाई नेक्स्ट एंट्री अपन करेंगे बैलेंस शीट के अंदर. यहां लिख देता हूं मैं क्लोजिंग स्टॉक 5,000. चलो, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट अपनी हुई कंप्लीट. नेक्स्ट लीगल चार्जेस इंक्लूडेड ऑफ लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग परचेस 4,000. देखो लीगल चार्जेस कुछ इंक्लूड किए गए हैं. किसके ऊपर, आपने कुछ बिल्डिंग परचेस किया होगा, तो बिल्डिंग परचेस के ऊपर आपके 4,000 के क्या हुए, चार्जेस लगे. अब जब बिल्डिंग परचेस करते हुए जब चार्ज लगते हैं तो अपन उसको किस में कंसिडर करेंगे, तो अपन उसको बिल्डिंग के अंदर ही कंसिडर कर लेंगे. तो आपको यहाँ पे बिल्डिंग कितना दिया है पहले वो अपन देख लेते हैं. देखो बिल्डिंग आपको ऊपर बिल्डिंग वेर इज बिल्डिंग, यस ये रहा. बिल्डिंग आपको दिया हुआ है 46,000. कितना है ये, 46,000. तो इसकी पहले एंट्री करते हैं. तो ये 46,000 की एंट्री पहले अपन बैलेंस शीट में कर देते हैं. तो यहाँ पे लिखते हैं बिल्डिंग 46,000. आई होप 46,000 ही था, यस. अब 46,000 में से इन्होंने लीगल चार्जेस का जो भी खर्चा है बिल्डिंग परचेस करने का, जो 4,000 हुआ है, कितना हुआ है, ये 4,000 यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ये हमने लीगल चार्जेस के अंदर इंक्लूड कर दिया है. तो वहाँ तो नहीं जाएगा, तो पहले तो इसको अपन बिल्डिंग के अंदर इंक्लूड कर देते हैं. तो यहाँ पे लीगल चार्जेस यहाँ पे प्लस कर देंगे, लीगल चार्जेस 4,000 रुपीज़, और अपना वैल्यू हो जाएगा अभी बिल्डिंग का 50,000. कितना हो जाएगा, 50,000. नेक्स्ट हमारे P&L अकाउंट के अंदर देखो लीगल चार्जेस अपना एक्सपेंस होता है, तो पहले लीगल चार्जेस का भी एंट्री अपने पास होना चाहिए. तो बिल्डिंग के नीचे ही आपके पास लीगल चार्जेस का भी अपने पास एंट्री है. ये एंट्री कितने की है, 6,500 की. इसमें से 4,000 का जो लीगल चार्जेस है जो बिल्डिंग परचेस का है वो इसमें से कर देंगे माइनस, क्योंकि वो हमें किसमें ऐड करना था, बिल्डिंग में ऐड करना था. तो यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर हमने ऐड कर दिया. अब P&L के अंदर से हमें उसको रिमूव करना है. तो किस साइड आएगा, ये आएगा डेबिट साइड. 2 लिख के
लीगल चार्जेस जो अपने हैं 6500, उसमें से राइट ऑफ कर दिए हमने 4000, वैल्यू आ गई 2500। ये हो गया लीगल चार्जेस का एंट्री खत्म। अब नेक्स्ट हमें बोला है थर्ड नंबर की एंट्री कर रहे हैं अपन, थर्ड नंबर की, प्रोवाइड 5% बेड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। देखो बेड डेट रिजर्व अपन को 5% प्रोवाइड करना है, किस पे? डेटर्स पे। तो पहले हमें डेटर्स ढूंढना है कितने हैं। तो यहाँ पे डेटर्स अपने पास डेटर्स के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, बट रिसीवेबल्स एंड पेबल्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। रिसीवेबल्स मतलब जो अपने डेटर्स, पेबल्स मतलब होते हैं क्रेडिटर्स। तो रिसीवेबल्स यहाँ पे कितना है? 31,000। मतलब डेटर्स अपने कितने हो गए? 31,000। तो 31,000 को अपन लिख देंगे बैलेंस शीट के अंदर। पहले यहाँ मेंशन कर देते हैं डेटर्स कितना था? डेटर्स की वैल्यू थी अपने पास 31,000। ये डेटर्स हो गया। अब हमारे पास इसके ऊपर हमें कितना बेड डेट रिजर्व रखना है? तो भाई बेड डेट रिजर्व रखना है 5%। तो 31,000 पे 5% अगर हम करें तो कितना वैल्यू आएगा? तो ये रहा कैलसी 31,000 मल्टीप्लाई 5%, तो आएगा 1550 रुपीज़। कितना आएगा? 1550। तो ये 1550 रुपीज़ का क्या हुआ? बेड डेट रिजर्व हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे माइनस कर देंगे बेड डेट रिजर्व, ये एडजस्टमेंट का है 1515 रुपीज़। माइनस करने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 31,000 माइनस 1550 रुपीज़, ये 550 से कर दिया मैंने, 1000 और करना बाकी है। तो वैल्यू आ जाएगी 29,450। ये 29,450 को बाहर लिख देंगे, 29,450। चलो अब ये बेड डेट रिजर्व की एंट्री एडजस्टमेंट वाली एक एंट्री हुई है कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री कहाँ आएगी? तो नेक्स्ट एंट्री पीएनएल अकाउंट के अंदर आएगी। पीएनएल अकाउंट के अंदर जब एंट्री करते हैं तो आपको मैंने सिखाया था TAAT याद रखना है। जब बेड डेट रिजर्व की है, बेड डेट वाली एंट्री आती है तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं बेड डेट ऑफ टी मतलब ट्रायल बैलेंस, देन बेड डेट ऑफ एडजस्टमेंट, देन बेड डेट रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट और बेड डेट रिजर्व ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखो इसमें कौन सी चीज प्लस होगी और कौन सी माइनस होगी उसको मैं आपको समझा देता हूँ। ये ऊपर की दो चीजें प्लस होगी और लास्ट जो है वो माइनस होगा। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का बेड डेट अपने पास है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। तो आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर बेड डेट भी दिया है और बेड डेट रिजर्व भी दिया है। ये आपके पास 1500 जो है बेड डेट है और 2000 जो है वो बेड डेट रिजर्व है। तो यहाँ लिख देते हैं ट्रायल बैलेंस में 1500 और बेड डेट रिजर्व यहाँ पे है 2000 था या 2500 था? 2000। तो ट्रायल बैलेंस की एंट्री लिख दी। अब एडजस्टमेंट में बेड डेट का एडजस्टमेंट तो अपने पास अभी तक आया नहीं। अभी सिर्फ अपने पास एडजस्टमेंट किसका है? तो यहाँ देखो कुछ नहीं आएगा, जीरो। अपने पास BDR का बेड डेट रिजर्व का एडजस्टमेंट है जो है 1550 रुपीज़। इसका सब जो कैलकुलेशन करेंगे वो हम लिख देंगे बाहर। तो क्या कैलकुलेट करना है? 1500 प्लस 1550 रुपीज़, ये हमने कर दिया प्लस, या 3050 रुपीज़ माइनस कर देंगे 2000, तो वैल्यू आई 1050 रुपीज़। ये हमने कर दिया बेड डेट रिजर्व का, ट्रायल बैलेंस का और एडजस्टमेंट वाला दोनों का एंट्री को क्लोज, खत्म। इट मीन्स डबल एंट्री जहाँ पे हमने इसका इफेक्ट जो डाला था दोनों जगह पे वो कर दिया, खत्म। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है? फोर्थ, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड 5% ऑन बिल्डिंग। हमको फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन देना है, 5% देना है बिल्डिंग पे। तो यहाँ पे ढूंढ लेते हैं अपने पास फर्नीचर कितना है। तो देखो फर्नीचर है अपने पास 3000 रुपीज़, लेकिन फर्नीचर के साथ साथ अपने पास डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है 300 रुपीज़। तो डेप्रिसिएशन जब फर्नीचर का आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है तो डेप्रिसिएशन पहले ट्रायल बैलेंस का प्लस कर देंगे, फिर जो अपने पास फर्नीचर की एग्जैक्ट अमाउंट आएगी उसके ऊपर अपन उसको वापस डेप्रिसिएशन देंगे। तो पहले बैलेंस शीट के अंदर इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्नीचर 3000 या प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन लेकिन ट्रायल बैलेंस का जो है 300 रुपीज़। वैल्यू प्लस करने पे कितनी आ जाएगी? 3300। अब यहाँ से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, अब ये एडजस्टमेंट का है और 10% बोला था, मतलब 330 रुपीज़ हो जाएगा। और इसका हम कैलकुलेशन करके बाहर लिख देंगे
तो वैल्यू तो ये आ जाएगी 300 तो हो गया कट, 3000 में से 30 गया तो 2970। ये 2970 जो है ये अपना फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हो गया। वैसे बिल्डिंग का है तो बिल्डिंग को मैंने पहले बाहर लिख दिया, तो क्या करूँगा मैं, पहले बिल्डिंग को अंदर लिख देता हूँ मैं, ऊपर लिख देता हूँ बिल्डिंग, बाकी चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे ये 46,000 था प्लस 4,000 मतलब हो गया 50,000। अब इसके ऊपर हमें कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाना है, तो लगाना है 5%। तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 5%, 5×5 = 25 मतलब 2500, और वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अगर 50,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 48 - 5 तो 47,500। ये वैल्यू हो गई अपने पास बिल्डिंग की। चलो बिल्डिंग एंड फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हो गया कंप्लीट। दूसरा एंट्री कहाँ जाएगा, तो बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। सॉरी बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट के अंदर कंप्लीट किया, अब जाएगा पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो पीएनएल अकाउंट के अंदर हम मेंशन कर देंगे डेप्रिसिएशन है फर्नीचर का है अपने पास 29 नहीं 29 330 था, सिर्फ 330, और बिल्डिंग का अपने पास आया 2500। दोनों को जब प्लस करेंगे और वैल्यू बाहर लिखेंगे तो 330 मतलब ये प्लस करेंगे तो 2830 हो जाएगा। ये डेप्रिसिएशन दोनों का मिला के मैंने लिख दिया बाहर। चलो ये एंट्री भी हुई खत्म। अब बोला है फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ ट्रायल बैलेंस, सॉरी फिफ्थ एडजस्टमेंट, 1/3 शेयर ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इज टू बी रिटर्न ऑफ। तो आपको पेटेंट एंड ट्रेडमार्क का कुछ आपको वैल्यू गिवन होगा ट्रायल बैलेंस में। तो देखो ये रहा पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, ये रहा 2700। अब इसका कितना परसेंट बोला है, 1/3 शेयर राइट ऑफ की है। राइट ऑफ किया मतलब माइनस करेंगे पहले तो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क भी अपन एसेट में गिनते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट के अंदर आएगा पेटेंट एंड ट्रेडमार्क लिख देंगे। पहले मैं यहाँ पे पेटेंट लिख देता हूँ सिर्फ 2700, उसमें से जितना राइट ऑफ कर दिया कितना किया 1/3, तो 27 का 1/3 अगर करें हम मतलब /3 तो कितना हो जाएगा 900, तो -900, तो वैल्यू अपने पास आ जाएगी 27 - 9 दैट विल बी 1800। 1800 का अपने पास अभी एग्जैक्ट अमाउंट बच गया, वैल्यू बच गया पेटेंट एंड ट्रेडमार्क का। राइट ऑफ कर रहा था वो कितना था 900, ये अपना हो जाएगा लॉस। लॉस अपन का दिखा देंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर, तो यहाँ मेंशन कर देंगे पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, ठीक है। यहाँ पे पेटेंट लिखा है सिर्फ, अब ध्यान देना इधर दोनों लिख दिया मैंने, और वैल्यू आ जाएगी 900 की। आई होप इतना जो एडजस्टमेंट हमने किया वो आपको समझ आ गया होगा। मेरा क्वेश्चन था स्टार्टिंग ऑफ दिस क्वेश्चन के भाई आपको बताना था कि ये पांचों एडजस्टमेंट में से सबसे डिफिकल्ट आपको कौन सा लगा, और सबसे इजी भी चलो कौन सा लगा, एक और ऐड कर देते हैं। अब आते हैं ट्रायल बैलेंस की एंट्री में, यहाँ से ये सब खिचड़ा हटा देते हैं। चलो लो ट्रायल बैलेंस में पहले कैपिटल इन ड्राइंग दिया है तो वो मेंशन कर देते हैं। आपके पास ड्राइंग की एंट्री है हर्ष एंड यशा की, तो हर्ष की 5000, यशा की है 2500। तो कैपिटल के अंदर पहले तो हर्ष एंड यशा की एंट्री लिख देते हैं, ये हर्ष इधर आ जाएगा, यशा इधर, हर्ष एंड यशा। ड्राइंग है तो ड्राइंग का मेंशन करते हैं अपन, ड्राइंग डेबिट साइड मेंशन करते हैं, तो ड्राइंग अकाउंट लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 5000 और यहाँ पे 2500। चलो बैलेंस बीडी भी लिखना है, कैपिटल अमाउंट, कैपिटल क्या है दोनों का 35,000 एंड 15,000, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बाय एट बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000 और दूसरा है 15,000। पहली एंट्री हुई खत्म। नेक्स्ट गुडविल दिया हुआ है, गुडविल क्या होता है, तो गुडविल अपना एसेट होता है, तो गुडविल कहाँ लिख देंगे अपने एसेट साइड बैलेंस शीट के अंदर 5000, तो गुडविल की एंट्री लिख देंगे यहाँ पे गुडविल 5000। नेक्स्ट वर्ड गुडविल हो गया, पेटेंट ट्रेडमार्क हो गया था। रिसीवेबल्स में रिसीवेबल्स हुए थे, पेबल्स बाकी है, तो पेबल्स जो अपने 25,000 के वो अपन लिख देंगे, वो आ जाएगा लायबिलिटी साइड। पेबल्स 25,000 ही था आई थिंक, राइट, यस। देन नेक्स्ट अकाउंट्स ऑफ गुड्स। देखो अकाउंट्स ऑफ गुड्स का मतलब क्या हुआ, आपको एक सेक्शन में पता चले कि अकाउंट्स ऑफ गुड्स लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग कुछ नहीं, आपके पास परचेस अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट है, और अकाउंट्स ऑफ गुड में डेबिट साइड क्या होगा तो भी परचेस होगा, और क्रेडिट साइड क्या होगा तो भी सेल होगा। तो यहाँ पे है अकाउंट्स ऑफ गुड में डेबिट साइड 40,000, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिख देंगे।
यहाँ पे आप लिख दो परचेस अकाउंट 40,000 और आपके पास यहाँ पे सेल्स भी आएगा। तो बाई में लिखा है ऑलरेडी, सेल्स अकाउंट कितना आ जाएगा तो वो हमने देखा नहीं है। सेल्स अकाउंट है 89,250, 89,250। चलो इतना कंप्लीट। अब बोले मशीन, ऑफिस का है मशीन 15,000, मशीन होता है अपना एसेट, तो लिख देंगे मशीन 15,000, मशीनरी था या मशीन था जो भी था 15,000। देन ओपनिंग स्टॉक मेंशन किया है, वो भी ट्रायल बैलेंस में, तो ओपनिंग स्टॉक की जगह आएगा कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 6,000 रुपीज। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, अभी चलो मैंने तो लिख दिया ऊपर परचेस, जो है तो ओपनिंग स्टॉक लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अच्छे से दिख जाए। ओपनिंग स्टॉक कितना था भाई, वही भूल गया, अमाउंट ही भूल गए। ओपनिंग स्टॉक था 6,000, तो लिख देंगे 6,000। नेक्स्ट एंट्री फर्नीचर हो गया था गुड्स रिटर्न अकाउंट। गुड्स रिटर्न अकाउंट देखो ऊपर था अकाउंट्स ऑफ गुड्स और ये है गुड्स रिटर्न अकाउंट, तो इन दोनों में क्या कनेक्शन है, तो अकाउंट्स ऑफ गुड मतलब परचेस अकाउंट सेल्स अकाउंट और गुड्स रिटर्न अकाउंट मतलब सेल्स रिटर्न एंड परचेस रिटर्न। लेकिन ये ध्यान देना कि अगर यहां पे आपको समझा दूं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दो साइड होती है, चलो थोड़ा सही समझाता हूँ कहीं पे ये बीच में ना ऐसा। देखो आपके पास दो साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड अगर परचेस लिखते हैं तो क्रेडिट में क्या लिखते हैं, सेल्स, तो उसको आप पहचान सकते हो। यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, सेल्स रिटर्न को गलत जगह एंट्री कर देते हैं और फिर हो जाता है गड़बड़। तो अपन क्या करेंगे, उसको सेल्स रिटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि सेल्स रिटर्न है तो किस साइड आना चाहिए। तो अगर सेल्स अपन क्रेडिट लिखते हैं तो ट्रायल बैलेंस में आपको सेल्स रिटर्न जो लिखा रहेगा, सेल्स रिटर्न वो कहाँ लिखा होगा, डेबिट में लिखा होगा। इट मीन्स अकाउंट्स ऑफ गुड्स लिखा है उसमें से हम समझ पा रहे हैं कि परचेस ये डेबिट साइड का है और सेल्स अपना क्रेडिट साइड का है। वैसे ही गुड्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट साइड जो लिखा है वो क्या लिखा है, तो भाई सेल्स रिटर्न लिखा है। ये क्या लिखा है, सेल्स रिटर्न। और ये जो लिखा है 5,000 क्रेडिट में वो क्या लिखा है, परचेस रिटर्न लिखा है। तो 5,000 जो लिखा है परचेस रिटर्न क्रेडिट साइड और सेल्स है वो डेबिट साइड लिखा है, सेल्स रिटर्न, सेल्स नहीं सेल्स रिटर्न। तो अपन एंटर लिख देते हैं इसकी। सेल्स रिटर्न में जैसे लिखा है ना वैसा का वैसा लिखूंगा, जिससे लिखा है उससे लिखूंगा। मैं माइनस करके आपको नहीं समझा रहा हूँ, माइनस करके भी आप कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन में मैंने वैसे भी समझाया है, इसको अलग कलर की पेन का यूज कर रहा हूँ जिससे आपको क्लियर है कि ये एंट्री कौन सी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ये आप समझ जाने सेल्स रिटर्न लिखा है, एक्चुअली में ये यू नहीं हो रहा है, चलो लिख देता हूँ अच्छे से। भाई बहुत जल्दी है क्या लिखने में, हो जाए आराम से, हाँ। और यहाँ पे लिख देंगे परचेस रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न अपने पास है 7,500 और परचेस है 5,000। तो सेल्स रिटर्न अपने पास है 7,500 और परचेस है 5,000। चलो ये एंट्री हुई खत्म। अब अपने पास है वेजेस, इतना सारा हमने कर दिया, ये हम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वेजेस, ये कंप्लीट है। नाउ वेजेस 4,000, वेजेस कहाँ आएगा, सिर्फ वेजेस लिखा है मतलब ये भी आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो वेजेस आएगा परचेस डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस अमाउंट कितना है वेजेस का 4,000, तो वेजेस को मेंशन कर देंगे 4,000। नेक्स्ट एंट्री है अपनी डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर हो गया था। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग बाकी है, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग का खर्चा है, डेबिट साइड लिखा है मतलब 1,550 रुपीज का अपना खर्चा है, वो मेंशन कर देंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर। यहाँ मेंशन कर देते हैं स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग का 1,550 रुपीज। नेक्स्ट स्टेशनरी कंप्लीट, बिल्डिंग हो गया था, लीगल चार्जेस हो गया था, कैश बैलेंस लिखा है, ये सब को साइड में कर देते हैं कैश बैलेंस। अब कैश बैलेंस लिखा है, इसका मीनिंग डेबिट साइड लिखा है मतलब आपके पास एसेट में कैश पड़ा है 300 रुपये, तो 300 रुपये कैश दिखा देंगे, कैश 300 रुपीज कैश बैलेंस भी आप लिख सकते हो वहाँ पे। देन रेलवे फ्रेट, ये आपका आएगा अगेन कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एक तरीके का एक्सपेंस होता है रेलवे का, रेलवे फ्रेट बोलते हैं उसको, जो है 600 रुपीज। रेलवे फ्रेट 600 रुपीज। देन व्हाट नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम आपका है
1150 रुपीज़ इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल एंट्री है, P&L अकाउंट के डेबिट साइड जाएगी 1150 रुपीज़ की। यहाँ पे आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम 1150। देन बिल्स है आपके पास, बिल्स में दो एंट्री दी है, डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की। तो एक होगा बिल्स पेबल और एक होगा बिल्स रिसीवेबल। ऊपर पेबल्स रिसीवेबल्स लिखा था वो आपके डेटर्स थे और क्रेडिटर्स थे। चलो अब मैंने क्या लिखा है, यहाँ पेबल्स लिखा है, उसको मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर ही कि आपका क्या साथ में क्रेडिटर्स था, ठीक है। वैसे भी बिल्स पेबल है तो आपके सॉरी बिल्स लिखा है सिर्फ, तो एक पेबल होगा और एक क्या होगा रिसीवेबल होगा। पेबल कौन सा होगा रिसीवेबल कौन सा होगा, बच्चे यहाँ पे भी गड़बड़ करते हैं, गलती करते हैं। इसका छोटा सा वीडियो बना के भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, अभी के लिए समझ जाओ ये। अगर रिसीवेबल्स होगा बिल रिसीवेबल्स तो वो हमेशा डेबिट में लिखा होगा, बिल रिसीवेबल्स कहाँ लिखा होगा डेबिट में, और बिल्स पेबल लिखा होगा क्रेडिट में। तो अपना बिल रिसीवेबल कितना है 4000, यहाँ मेंशन कर देंगे। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, लाइन थोड़ी लंबी खींच लेते हैं। तो हम थे बिल्स रिसीवेबल्स एंड पेबल्स में, ये अपने पास है बिल्स रिसीवेबल्स जो है 4000, ये मेंशन कर दिया 4000 हमने। इस साइड मेंशन किया, मेंशन कर दिया डेबिट सॉरी एसेट साइड, ठीक है, क्योंकि ये डेबिट पे लिखा था। बिल्स पेबल्स है अपने पास 2500 के, कितने के बिल्स पेबल्स है 2500 के, तो वो मेंशन करने के लायबिलिटी साइड बिल्स पेबल्स लायबिलिटी है 2500 की मेंशन कर दी। चलो इतना हुआ कंप्लीट। अब पोस्टेज एक्सपेंस है, पोस्टेज एक्सपेंस, देखो पोस्टेज एक्सपेंस कहाँ जाएगा, तो सीधी सी बात है ना, एक नॉर्मल सा एक्सपेंस है तो वो कहाँ लिख देंगे अपन P&L अकाउंट के अंदर 2000 का पोस्टेज एक्सपेंस, पोस्टल एक्सपेंस लिखा है ना, हाँ पोस्टल एक्सपेंस 2000। बहुत बार ऐसा होता है लिखा है पोस्टेज लिखा था, मैंने कुछ गलत, ठीक है। पोस्टल एक्सपेंस पोस्टेज एक्सपेंस एक ही बात हुई। नेक्स्ट बैड डेट रिजर्व हो गया था। डिस्काउंट, डिस्काउंट के अंदर भी बच्चे गलती करते हैं, बट डिस्काउंट के अंदर इजी होते हैं, डेबिट डेबिट में लिखते, क्रेडिट क्रेडिट में लिखते, तो इजी है। ऊपर एक पोस्टेज एक्सपेंस वाला एंट्री था, मैंने बोला दोनों एक ही बात होती है, बट ध्यान देना एग्जाम में ऐसी गड़बड़ मत करना। यहाँ पे सिर्फ आपको लिखने के चीजें नहीं समझा रहा हूँ मैं, एंट्रीज के ऊपर इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। एंट्रीज पे ध्यान देना, लिखने में ऊपर नीचे वैल्यू होगी, सॉरी ऊपर नीचे नाम होंगे, एक्सेप्ट कर सकते हो, एग्जाम में मत करना। सो डिस्काउंट, डिस्काउंट अपने पास दो एंट्री डिस्काउंट, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट आएगा डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउ करके, और क्रेडिट जो है उसमें लिखे डिस्काउंट रिसीव। तो 750 डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट 750 और डिस्काउंट यहां लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, ये है 1500। चलो डिस्काउंट की एंट्री हुई खत्म। स्टैम्प्स ऑन हैंड, स्टैम्प्स ऑन हैंड, स्टैम्प्स ऑन हैंड मतलब क्या, तो स्टैम्प्स ऑन हैंड का मतलब होता है अपने पास कुछ अभी भी स्टॉक पड़ा है स्टैम्प्स का, तो स्टॉक है तो कहाँ लिखेंगे एसेट साइड एंट्री करेंगे, तो स्टैम्प्स ऑन हैंड को एसेट साइड मेंशन कर देते हैं। तो स्टैम्प्स यहाँ पे लिख देंगे, सिर्फ स्टैम्प्स लिख रहा हूँ, स्टैम्प्स ऑन हैंड्स है मतलब स्टैम्प्स लिख रहा हूँ, 150 रुपीज है तो 150 इधर मेंशन कर दूंगा। और एक और एंट्री गिवन है उसके साथ आपको बैड डेट्स रिटर्न। बैड डेट्स रिटर्न मतलब कि आपको यहाँ पे कुछ बैड डेट्स अपन ने मान लिए थे वो रिटर्न आ गए, रिटर्न आए तो अपना तो फायदा हो गया, तो P&L अकाउंट के अंदर उसको मेंशन कर देंगे, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, वो है 1250। तो यहाँ पे लिख देंगे बैड डेट नहीं BD बैड डेट रिटर्न, ठीक है, ये रिजर्व नहीं है, रिटर्न जो है 1250 आई थिंक 1250 राइट BS। और लास्ट है 12% लोन HDFC की 10,000 की परसेंटेज दिया है लोन का, और साथ में डेट भी मेंशन की है। समझ जाओ हिडन एंट्री है, तो हिडन एंट्री को कैसे सॉल्व करना है, पहले अपन ये लोन की एंट्री लिख देते हैं, लोन की एंट्री 10,000 है, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे अपन HDFC लोन 10,000 की। इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा जो आउटस्टैंडिंग होगा वो कितना आएगा, तो यहाँ में अपन उसको पहले कैलकुलेट करते हैं। तो अपने पास है 10,000 इंटू 12%, तो 10,000 इंटू 12% करेंगे तो हमें पता है कितना वैल्यू आने वाला है 1200। बट ये जो है वो पूरे साल का है, हमें यहाँ पे डेट मेंशन की हुई है 17 से, तो 7
8, 9, 10, 11, 12 6 मंथ्स तो ये हुए। एंड उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ नेक्स्ट ईयर के। नेक्स्ट ईयर मतलब फाइनल ईयर में जो हमने कैलकुलेशन जो हम करते हैं मार्च तक करते हैं, तो ये दिसंबर से मार्च और 3 महीने। इन शॉर्ट मार्च तक टोटल 9 मंथ्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 12, ये वन सा दिस विल बी 100। ये 100 इंटू 9 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 आ जाएगा। कितना वैल्यू आएगा, 900। ये 900 की एंट्री कहाँ करेंगे, पहले अपन लिख देते हैं बैलेंस शीट के अंदर, जो आउटस्टैंडिंग होगा वहीं पे 900 इंटरेस्ट ऑन लोन। और ये अपना एक्सपेंस भी होता है, तो इसका इंटरेस्ट का एंट्री अपन आ जाए लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पे मेंशन करना है तो लिख सकते हो एच, वैसे एक ही लोन है तो लिखने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन 900 रुपीज। चलो इतना हुआ कंप्लीट। और यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की जितनी इंटरेस्ट थी वो भी हमने कर दिया कंप्लीट। अब हमें अकाउंट को क्लोज करना है, फॉर दैट वी रिक्वायर कैलकुलेटर। ले लेते हैं कैलकुलेटर। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। 89,000 क्रेडिट साइड से हमेशा मैं टोटल करना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि शायद प्रॉफिट में बड़ा अमाउंट ऊपर दिख जाता है ना, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये शेयर का अमाउंट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ही होगा। तो 89,250 प्लस 50,000 नहीं प्लस 5,000 अगेन प्लस 5,000, वैल्यू आई 99,250 की। हर बार डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी नहीं होगी। क्यों, बिकॉज हमें क्रॉस चेक भी करना है कि डेबिट साइड की एंट्री अगर ज़्यादा आएगी तो फिर आपको उसको कट करना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि 99,250 ही वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ लिख देंगे अपन साथ में 99,250। यहाँ पे भी वही आएगा 99,250। अब इसमें से माइनस करता जाऊंगा मैं 6,000, 40,000, 7,500, 4,000 एंड 600। वैल्यू आई 41,150। ये अपना ग्रॉस प्रॉफिट है। क्या है ये अपना ग्रॉस प्रॉफिट? कितना है, 41,150 रुपीज। इसको कहाँ लिखेंगे, तो ये अपना ग्रॉस प्रॉफिट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इस ग्रॉस प्रॉफिट को अपन लिखेंगे सेकंड वाले अकाउंट के अंदर। नंबरिंग यहाँ पे मैंने नहीं दी है, नंबर अकाउंट नंबर दिस इज 1, क्या लिख रहा हूँ मैं, दिस इज 1, दिस इज 2, उसके बाद आएगा यहाँ पे ये 3 और लास्ट में ये 4। तो देखो अभी पीएनएल अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे अपन, तो पीएनएल अकाउंट के अंदर ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। आप ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है नीचे ऐसे। कितना वैल्यू है, 41,150, 41,150। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ये जो लिखा उसको हाईलाइट कर देते हैं। अगर हमने चेंज कर दिया है, ये थोड़ा साइड में आ जाओ, ये रहा सेम। नाउ पीएनएल अकाउंट को क्लोज करना है, तो पीएनएल अकाउंट को क्लोज करने के लिए सब एंट्रीज पीएनएल की एक स्क्रीन में आ गई। अब पहले 41,150 प्लस 1,500 प्लस 1,250 ये लिख दिया मैंने। टोटल आया 43,900। 43,900 में यहाँ तो बड़ी वैल्यू दिख ही नहीं रही इतनी सारी, तो टोटल आ जाएगा वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 43,900। यहाँ पे भी 43,900। इसमें से माइनस करेंगे वैल्यू, ये 1,050 रुपीज़ माइनस 2830 माइनस 900 माइनस 1,550 माइनस 1,150 माइनस 2,000 माइनस 750 माइनस 900। अभी कुछ ऊपर बाकी है, तो ऊपर 2,500 की वैल्यू बाकी थी, तो माइनस 2,500 वैल्यू आया 30,270। अब अपने पास यहाँ पे कोई एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पे डिविजिबल लॉस, नेट प्रॉफिट ही है बट इसको डिविजिबल लॉस बोलेंगे। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट को अपन डिविजिबल लॉस के फॉर्म में लिख देते हैं। सॉरी लॉस क्यों बोल रहा हूँ, ये तो प्रॉफिट हो रहा है ना, डिविजिबल प्रॉफिट। हर्ष एंड यशा, अब किस रेशियो में डिवाइड करना है, तो भाई रेशियो तो यहाँ पे कुछ मेंशन ऊपर था नहीं, तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाय कर देंगे 2। ये ऐसे मत लिखते ना, चलो कर दिया कल्याण। ये नीचे लिखो, इसको भी आप नीचे लिखो, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो। ऐसी गड़बड़े आप एग्जाम में तो नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना एक्स्ट्रा स्पेस आपके पास होनी चाहिए। और टोटल कितना था भाई,
टोटल था अपने पास 30,270। चलो इतना अभी तक हमने किया कंप्लीट। नाउ व्हाट नेक्स्ट, तो इसको मतलब कि डिविजिबल प्रॉफिट, ये दोनों का जो अमाउंट है सेम अमाउंट को अपन कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख देते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट है तो प्रॉफिट अपनी प्रॉफिट की जगह पे जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट 15,151, फिर क्या था आगे 135, 15135, वैसे इसमें भी 1513 अब इसको हम टोटल करेंगे तो देखो यहाँ पे 35,000 था पहले, मैं हर्ष का कर रहा हूँ पहले, 35,000 प्लस 15,135, वैल्यू जो अपने पास आई है वो वैल्यू आई 50,135, 50,135। इसमें से 5,000 अगर माइनस कर दूँ डेबिट साइड का जो उसने ड्राइंग किया, तो वैल्यू जो आई है वो है अपना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है 45,135। अब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ना बोलो, बैलेंस सीडी कैरी डाउन बोलो तो भी चलता है, बैलेंस सीडी, सी और डी, ठीक है। अब यशा का देख लेते हैं, 15,000 प्लस 15,135, वैल्यू हो गई अपने पास 30,135, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा 30,135 और इधर था 50,135। अब 30,135 में से अपन माइनस करेंगे 2,500, वैल्यू आई 27,635। ये दोनों एंट्री, ये मैंने यहाँ से डिविजिबल प्रॉफिट लिखा था वो, अब डिविजिबल प्रॉफिट तो हमने लिख दिया था। अब बैलेंस सीडी जो है, बैलेंस सीडी कहाँ जाएगा, बैलेंस सीडी यहाँ से अब जाएगा बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट करके, हर्ष एंड यशा। हर्ष का वैल्यू है 45,135 और यशा का वैल्यू है 27,635। टोटल करेंगे 135, वैल्यू आ गई 72,770, 72,770। अब कैपिटल अमाउंट अपने पास आ गया, बैलेंस शीट को टैली करते हैं और वो सो के बैलेंस शीट अपनी सही हो, सो टैली कर लेते हैं बैलेंस शीट हो, वो यहाँ पे इसके लिए टोटल का भी मार्जिन रख देते हैं। चलो ये तो हमने कर दिया कैपिटल, फिर प्लस करेंगे 25,000, फिर प्लस 2,500, फिर प्लस 10,000 प्लस 900, वैल्यू आई 111 नहीं 4 टाइम्स 1111170। इसको समझ ऐसा लिखे अगर हम तो वैल्यू आएगी 111 देन कॉमा 170 और यहाँ पे भी कॉमा। माइनस करते हैं यहाँ पे जो एसेट साइड की एंट्री है वो माइनस 47,500 माइनस 29,450 माइनस 2,970 माइनस 5,000 माइनस 1,800 माइनस 5,000 अगेन माइनस 15,000 माइनस 300 माइनस 4,000 एंड माइनस 150। वैल्यू अपनी आ गई 0, मतलब कि यहाँ पे भी आएगा 111,170, ठीक है। 1,11,170 अपना ये अमाउंट आया, दोनों साइड टैली हो गया है। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 15। चलो आ जाते साइड में। सो ये क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन 15। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। लेकिन मैंने आपको बताया आप कौन कौन हो, कहाँ कहाँ कौन से स्कूल में पढ़ते हो, लाइक कौन से नहीं कौन से स्कूल में पढ़ते हो और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। आई वॉन्ट टू नो, यू हैव टू कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन एज वेल एज जो मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछे थे वो भी आपको बताना है। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।